आनुवंशिक या आत्मघात या वाह्यात्पना। अपने इस हिंदू राष्ट्र में आज तो हजारों हजार जातियां, उपजातियां, अनुजातियां हो गई हैं। वे वे सब मानो किसी महान समाजशास्त्री पुरुष ने आनुवंशिकता का गहरा अध्ययन कर गणित जैसे नियमों से आरेखित कर बनाई है। हर जाति उपजाति अनुजाति के रक्तबीज गुण अन्य जाति उपजाति अनुजाति के रक्तबीज गुण से भिन्न है। ऐसा किसी प्रयोगशाला में हर रक्त की बूंद का कठोर परीक्षण कर निश्चित किया हुआ है और जिस गुट का रक्त बीज अनुवंश विज्ञान के अनुसार मिलता है उस पर उनकी संतति निकृष्टतर होगी, ऐसा प्रयोगशाला में सिद्ध हुआ है। उनके गुट उनके गुट अलग किए गए और इसलिए आज की हजार जातियां उपजातियां अनुजातियां तोड़ का सत्या जाता है। ऐसा एक भ्रम आज के इस शास्त्र के विद्वान हेरिडिटी यूजेनिक्स। हाँ हाँ, एक मिनट आ रही है। हाँ हाँ, उनके गुट अलग किए गए और इसलिए आज की हजारों हजार जातियां उपजातियां अनुजातियां तोड़ने पर समाजशास्त्र का ही सत्यानाश हो जाने वाला है। ऐसा एक भ्रम आज के इस शास्त्र भ्रामक शब्द का प्रयोग कर कहते हैं। पर यह भ्रम इतना निर्मूल है, इसका निर्विवाद साक्ष्य आज की बढ़ी हुई जाति व्यवस्था में से कुछ की पृथक पृथक उत्पत्ति देखने से सरलता से मिल जाता है। रक्त बीज की बूंद बूंद की परीक्षा प्रयोगशाला में कर अमुक कुल का रक्त बीज हीन है इसलिए उसकी जाति हम करते हैं, ऐसा उल्लेख किसी समाजशास्त्री के ग्रंथ या अनुवंश विज्ञान के किसी पुराण में नहीं मिलता। ऐसी हजारों अनुजातियां आज विद्यमान हैं। इतना ही नहीं, अपितु अनुजातियां या जातियां कैसे बनी, इसके संबंध में दी गई उक्ति या तर्क जो पुराणों में दिए गए हैं, उनमें ऊपर दिए शास्त्र। आप स्क्रॉल कर दीजिए ना। उनमें ऊपर दिए शास्त्र शुद्ध किसी परीक्षण की कल्पना भी नहीं है और जो कारण दिए गए हैं वे सब गप्पे कपोल कपोल कल्पित कथाएं हैं। जातियों का विघटन या निर्माण पुराण काल में ही पूरा हो गया था, ऐसा मानने का साक्ष्य नहीं है। सबल साक्ष्य तो यह है कि पुराणों के इतिश्री काल में, अर्थात जब पुराणों के पृष्ठ मुद्रण कला से गिनकर उन पर लकड़ी की पट्टियां रख उन्हें ऐसा कसकर बांधा गया कि जिससे उसमें एक भी अनुष्ठुप का प्रवेश न हो सके, उसके बाद भी अर्वाचीन काल तक जातियों के फिर फिर टुकड़े होते रहे और उनकी उत्पत्ति की कहानियां अधिकतर सरकारी कागज पत्रों में मिलती है। इस ऐतिहासिक जानकारी से तो यही स्पष्ट होता है कि रक्तबीज की शास्त्रोक्त परीक्षा कर अनुवंश की दृष्टि से समाज में उत्तम संतति बढ़े, ऐसे किसी हेतु से आज की ये जातियां तोड़ी नहीं गई है। उनकी तोड़ फोड़ क्षुद्र कारणों पर हुई है। जैसे जैसे तू मांस खाता है, तू शैव है या तू वैष्णव है, तू खड़े खड़े बुनाई करता है या बैठकर, तू ताजे दूध से मक्खन बनाता है,
या गर्म करने के बाद। तू नास्तिक है, जिले में रहता है या नागपुर में रहता है। ऐसी अति हास्यास्पद मत भिन्नता से एक दूसरे का बहिष्कार करते हुए जातियों का विघटन होता गया और एक की अनेक जातियां बनती चली गई। हाथ कंगन को आरसी क्या, आज चालू हजारों भिन्न भिन्न रोटीबंद बेटीबंद जाति पाति की उत्पत्ति के संबंध में कुछ की उत्पत्ति की जो जानकारी पुराणों की कपोलकल्पित कथाओं में मिलती है या कुछ की जो जानकारी ऐतिहासिक कागज पत्रों में मिलती है, उसी के कुछ उदाहरण नीचे दे रहे हैं। उससे यह सहज ही स्पष्ट हो जाता है। मैं वापस कंटिन्यू करती हूँ। कपोलकल्पित कथाओं में मिलती है या कुछ की जो जानकारी ऐतिहासिक कागज पत्रों में मिलती है, उसी के कुछ उदाहरण नीचे दे रहे हैं। उससे यह सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि हजारों जाति उपजातियों की उत्पत्ति आनुवंशिक रक्तबीज की परीक्षा आदि वैज्ञानिक विधि से नहीं हुई, अपितु उनकी उत्पत्ति वाहियात सोच या कपोल कल्पित कथाओं के आधार पर की गई है। हाँ, यह केवल वाहियातपना है। इससे उचित शब्द इन सब कारणों का उल्लेख करने के लिए मिलेगा नहीं। वाहियातपना माने आचार का मूर्खतापूर्ण बड़प्पन। माथे पर चंदन लगाने जैसी बात पर उसमें खड़ा चंदन लगाने वाले और आड़ा चंदन लगाने वाले। यदि किसी खड़ा चंदन लगाने वाले वैष्णव ने आड़ा चंदन लगा दिया तो मानो गजब हो गया। इसका दंड उसका जाति निष्कासन, उसी के साथ उसका घर, जो जो भी उससे व्यवहार करे, खाए पिए, वे सब जाति बहिष्कृत बन गई उनकी नई जाति। नई जाति माने रोटी बंदी, बेटी बंदी। राष्ट्र के एक संग एक प्राण देह का एक टुकड़ा तड़ाकू से तोड़ तोड़ डाला, वंश परंपरा तोड़कर। केवल चंदन लगाने की किसी 10-5 लोगों की जिद से 50 पीढ़ियां पूर्व बनी एक नई जाति, सैकड़ों जातियों के टुकड़े होकर सैकड़ों उपजातियां अनुजातियां उत्पन्न हुई है, केवल वाहियात सोच के कारण। किसी को उपयुक्त कथन अतिशयोक्तिपूर्ण लग रहा हो तो एक अवार्चिन एवं जिसके साक्ष्य में अभिलेख भी प्राप्त है, ऐसे एक उपजाति की जन्म पत्रिका प्रस्तुत है। कंचोली प्रभु की जाति क्यों और कैसे उत्पन्न हुई। वह किस्सा ऐसा है कि कोई 150 वर्ष पूर्व पाठारे प्रभु नामक जाति में एक विवाह समारोह था। पाठारे प्रभु की पूरी बिरादरी विवाह मंडप में जमा थी। जाति संगठन और एकता मजबूत हो इसलिए ऐसे सामाजिक धार्मिक आयोजन होते हैं। मंडप में जब जाति के सब छोटे बड़े जमा हो गए तो रीति के अनुसार सबको चंदन लगाने के लिए हाथ में चंदन पात्र लेकर एक तरुण सभा में आया। चंदन पहले किसे लगाया जाए इस समझ में न आने के कारण सबसे पहले जिसे चंदन लगाया गया उसके विरुद्ध अग्रता या अग्र समाने वाले सज्जन ने इसका प्रतिवाद किया और बात बढ़ गई। झगड़ा खड़ा हो गया। इस झगड़े में उस तरुण की भी खींचातान हुई और फलतः उसने गुस्से में वह चंदन पात्र भूमि पर पटक दिया।
एक विवाह समारोह में एकत्रित एक ही जाति के लोगों में हुआ यह झगड़ा, चंदन इन्हें पहले लगाना था, उसको क्यों लगाया? यह मूल कारण। और एक तरुण गंध पात्र को फेंक देता है। 150-60 वर्ष पूर्व में घटित घटना, बहुत छोटी, बहुत साधारण, पर परिणाम यह कि एक संग पाठारे प्रभु दो टुकड़े में बट गए। वंश परंपरा रोटी बंदी बेटी बंदी प्रारंभ हो गई। उस गंधपत्र उस गंधपात्र फेंकने वाले युवक को अग्रमान के लिए लड़ने वाले गुट ने दंडित किया। वै, वैयक्तिक अपराध के लिए कुछ देह दंड या द्रव्य दंड दिया जाता था, परंतु दंड माने जाति बहिष्कार के माने उसके साथ कोई खाए नहीं, विवाहित न हो, रोटी बंदी बेटी बंदी। अच्छा, यह भी केवल उस व्यक्ति तक नहीं, उसके पूरे वंश के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी। फेंकने का दंड अगली 150 पीढ़ियों को एक छोटा टुकड़ा टूट जाने के कारण कंचोली प्रभु जाति में विवाह संबंध स्थापित करना एक समस्या है, और इसलिए वे विवाह आपसदारी में ही करते हैं। भिन्न रक्त बीज का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। ऐसी ही ऐसी ही निरर्थक मान अपमान की गंवारू कल्पनाओं के कारण झगड़े होने से एक दूसरे को जाति बहिष्कृत कर एक की दो, दो की चार जातियां कैसे होती गई है, इसकी सामान्य जानकारी रिसले, एश्रोवेन आदि विदेशी लेखकों ने दी है। जनगणना करने वाले अधिकारियों ने अध्ययन कर यह जानकारी प्रस्तुत की है। इसे खुल मस्तिष्क से दुराग्रह छोड़कर पढ़ने पर यह तथ्य उजागर होगा कि हिंदू राष्ट्र के जात पात के कारण जो हजारों टुकड़े हुए हैं, उसमें से सैकड़ों जातियों की उत्पत्ति ऐसी ही वाहियात कारणों से हुई है। आनुवंश आदि वैज्ञानिक आधार पर किसी ने सोच समझकर उनकी रचना की है, ऐसा आभास उत्पन्न करना केवल पाखंड है। यह कहा जा सकता है कि पाखंड काल में हुई हिंदुओं की अर्वाचीन जाति निर्मिति के लिए उपयुक्त कथन सच होगा भी, पर वह प्राचीन पुराण काल के लिए सच नहीं है। उस समय की जाति निर्मिति आनुवंशिकीय समाजशास्त्रीय कसौटी पर रक्त बीज की जांच करके ही हुई होगी। ऐसा यदि किसी को लगता है तो वह पुराणों और पोथियों में दी हुई जाति उत्पत्ति की उत्पत्तियां देखें। वे उत्पत्तियां तो झूठ का ऐसा पुलिंदा है कि उसकी तुलना में उपयुक्त दी हुई ऐतिहासिक जानकारी कम मूर्खता ही नहीं है, तो भी कम से कम सच्ची तो है। उदाहरण के लिए, जिस जाति के अस्तित्व का उल्लेख 1000 वर्ष पूर्व के ग्रंथों में मिलता है, उसकी उत्पत्ति के संबंध में संस्कृत ग्रंथों में क्या वर्णन किया गया है, यह देखें। भंडारी जाति के संबंध में पोथी पुराणों में दी हुई जानकारी। भंडारी जाति के संबंध में ब्रह्मोत्तर खंड एवं कथा कल्पतरु में ऐसा कहा गया है कि एक तिलकासुर नामक दैत्य बहुत उत्पात करने लगा। महादेव को भी उसने पीड़ित किया। महादेव ने उसे पकड़कर कोल्हू में पेर दिया और अपने नंदी को कहा कि चलाओ कोल्हू और निकालो इसका तेल। नंदी ने कोल्हू चलाना शुरू किया और शंकर जी, जो उसे पकड़ने आदि में थक गए थे, हुश करके बैठ गए। वे जैसे ही बैठे, उनके कपाल से उनकी एक श्रम बूंद नीचे टपकी और उसमें से तत्काल एक पुरुष ने जन्म लिया। उसे देखते ही शंकर जी बोले,
तेरा नाम भाव भावगुण, क्योंकि तू स्तुति करते हुए मेरे सामने खड़ा है। जा, पहले जाकर पानी ले आ, मुझे प्यास लगी है। शंकर की जटा में बैठी पति सेवा निरत भागीरथी उस समय कहीं तीर्थ यात्रा पर गई होगी, नहीं तो पानी की कमी महादेव को न होती। भावगुण ने पूछा, महाराज, ठंडा जल कहाँ से लाऊं? यह आसपास तो वह कहीं भी नहीं है। यह सुनते ही शंकर जी ने अपनी इच्छा से वृक्ष उत्पन्न किया। वही नारियल वृक्ष है। वनस्पति शास्त्र नारियल वृक्ष की उत्पत्ति ध्यान में रखे। इस कथा के कारण आनुवंशिकी विद्या के साथ ही वनस्पति विज्ञान में भी भंडारी की उत्पत्ति कथा ने नया योगदान दिया। उस नारियल वृक्ष पर इच्छा मात्र। हाँ, अच्छा, डिस्टॉर्टेड आ रही है तो शायद से वो मेरा इंटरनेट ठीक नहीं होगा, तो एक आज कोई और पढ़ ले। मेरा जब इंटरनेट थोड़ा ठीक होगा मैं पढ़ लूंगी। हाँ, आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है, क्या बोल रहे? ईयरफोन्स? नहीं, मैं ईयरफोन्स यूज नहीं कर रही। एक मिनट, मैं वापस कुछ ट्राई करती हूँ। अब आवाज ठीक से आ रही है? हाँ, ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। उस नारियल वृक्ष पर इच्छा मात्र से सुराग मधुर फल भी उत्पन्न किए। तब से नारियल वृक्ष को सुरातरु कहते हैं। भावगुण उस वृक्ष पर तत्काल चढ़ा और सुरा फल तोड़कर छीलकर महादेव जी को सुरा पीने को दी। मनुष्य वृक्ष फल केवल इच्छा मात्र से उत्पन्न करने वाले महादेव प्यास लगते ही मुंह के मुंह में सुरा की निर्मिति क्यों नहीं कर सके, या वृक्ष फल की भावगुण पेड़ पर चढ़कर तोड़े उसके पूर्व नीचे क्यों नहीं लाए, ईश्वर ही जाने। सूरा पीकर महादेव प्रसन्न चित्त होकर भावगुण से बोले, जा, अलकावती के भंडार का तू अधिकारी हो जा। तब से उसी भंडारी कहने लगे और शंकर जी सुरातरु के सुरा फल पीने लगे। उस दिन तक शंकर जी भोग आदि का सेवन ही करते थे, परंतु भंडारी भावगुण की पहचान होते ही भगवान सुरा भी पीने लगे। संगति का यह दोष है। पर इतने में उस सौभाग्य के वृक्ष से घिसटकर नारियल के वृक्ष पर मनुष्य नीचे गिरे, वैसे भावगुण भंडारी भाग्यहीनता के कठोर पत्थर पर आ गिरा, क्योंकि माँ पार्वती उसे भंडार में से स्वर्ण लाकर देने के लिए जैसे ही भंडार गृह में गई कि एक ब्राह्मण वहां आया। उसे देखते ही भावगुण भंडारी उस पीढ़े पर से उठ गया जिस पर वह बैठा था, और वह अयाचित प्रकट हुआ। ब्राह्मण उस पर बैठ गया। माँ पार्वती स्वर्ण लेकर आई और पीढ़े पर भावगुण ही बैठा है, यह समझकर उस अयाचित ब्राह्मण को उन्होंने स्वर्ण दे दिए। ब्राह्मण तत्काल उठकर चला गया। माँ पार्वती की गुप्तचरों जितना भी अंतर ज्ञान या व्यवहार ज्ञान इस समय न रहे और ब्राह्मण बिना पकड़े छूट जाए। माँ पार्वती ने पीछे मुड़कर देखा तो वह भावगुण खड़ा था। तब उन्होंने कहा, अरे, तुझे स्वर्ण दे दिया, तब भी तू खड़ा क्यों है? वह बेचारा बोला, स्वर्ण ब्राह्मण को दिया, मुझे नहीं। तो धर्माचार मानकर ब्राह्मण को देखते ही आदर से उसे पीढ़ा देकर स्वयं खड़ा हो गया। उसे मिलने वाली दक्षिणा में बाधा न आए इसलिए कुछ बोला भी नहीं।
आप ईश्वर वह ब्राह्मण, आप तो सर्वज्ञ हैं। आप यह न जान पाए, यह मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। यह सुनते ही माँ पार्वती कुपित हो गई और उन्होंने उस बेचारे भावगुण भंडारी को श्राप दे दिया। अपराधी ब्राह्मण को कुछ नहीं कहा। तुम्हारी जाति को नारियल की माड़ी और ताड़ी बेचकर ही जीवन यापन करना पड़ेगा। तुम्हारी जाति हमेशा दरिद्र होगी। भंडारी को भी स्वर्ण प्राप्ति नहीं होगी। तब से भंडारी जाति ताड़ी माड़ी बेचकर ही जी रहे हैं। पर मेरे परिचय का एक भंडारी चतुर निकला। उसने महादेव के 4 मंदिर बनवाए, उनसे अपनी अनुशंसा कराई और पार्वती के शाप की धार बोथरी कर वह धनवान हो गया। श्रीमंत भागोजी कीर भंडारी जाति के हैं, पर उनके घर में, बैंक में, जेब में सब जगह सोने के सिक्के होते हैं और हम उस ब्राह्मण के वंशज होकर भी, जिसे पार्वती माँ ने स्वयं स्वर्ण दिया, एक छल्ले भर सोने के लिए तरस रहे हैं। जाति की उत्पत्ति दर्शाने वाली ऐसी सैकड़ों कथाएं पुराणों में हैं, पर कहीं भी रक्त बीज की परीक्षा कर सुजनन के लिए आवश्यक होने से उच्च या नीच जाति की निर्मिति की गई है, इसकी किंचित सूचना भी इनमें नहीं मिलती। जाति पात की उत्पत्ति की अधिकतर सारी कथाएं ऐसी ही बिना पेदे की निरर्थक और कपोल कल्पित हैं। वास्तव में भंडारी जाति का मूल राजपूत है। भांड का अर्थ बड़ी नौका होता है। संस्कृत और पेशवाई के कागज पत्रों में भी भांडे शब्द नौका के लिए ही प्रयुक्त है। भांडे के 2 मान्य अर्थ है, नौका और पात्र। अंग्रेजी में भी वेसल शब्द के नौकर और पात्र ऐसे ही 2 अर्थ होते हैं। यह साम्य उल्लेखनीय है। मौर्य काल से भंडारी जाति के पूर्वज सामुद्रिक सैनिक थे। वे पेशवाई तक वैसे ही बने रहे। मौर्य काल से ही भांड सेना के अधिकारी और भांडी निर्माणकर्ता भी होते हैं। अतः उनकी जाति को भंडारी कहा गया है। अब यह जाति निर्मिति की कथा अधिक विचारणीय है या पुराण की महादेव के पसीने की बूंद की घानी में जूते नंदी की। कोकण में भंडारी नौकायन का मुख्य व्यवसाय करते हैं। नारियल की नीरा ताड़ी का व्यवसाय द्वितीय है। इसे ही बिना समझे बूझे किसी पुराण पाठी ने कथा रचकर पुराण में घुसेड़ दी। जैसी पुराणवाचक वैसी ही बेचारे भंडारी। उन्होंने अपनी जाति की उत्पत्ति की यह वाहियात कथा ही स्मरण में रखी और असली कथा भुला दी। दर्जी उपजाति की उत्पत्ति। भावसार क्षत्रिय जाति के टूटे टुकड़े की उत्पत्ति के संबंध में एक मजे की चर्चा वर्तमान में दर्जी समाज के प्रचलित है। अब उसकी बात करें। संत नामदेव के काल तक भावसार क्षत्रिय रोटी बेटी सब बातों में एक जात, एक रक्त, एक बीज, मूल हिंगला देवी की शाक्त पंथीय जाति थी। इस जाति में से जो लोग नामदेव के शिष्य हो गए और जिन्होंने भक्ति मार्ग स्वीकार किया, उन्हें नामदेव दर्जी कहने लगे और यह एक उपजाति ही बन गई। इसके होने का कारण था शाक्तपंथियों का भक्त संप्रदायी लोगों का बहिष्कार करना। रोटीबंदी बेटीबंदी लागू हो गई। उनमें से किसी के रक्तबीज की वैज्ञानिक परीक्षा हुई और सुजनन के लिए कम योग्य साबित हो गए, इसलिए नहीं, केवल दैवत्य अलग हो गया। फिर इन नामदेव दर्जियों में कुछ नासिक की और कुछ कोकण में, कुछ नागपुर में, ऐसी गुटों में काफी दिन रहने के कारण एक दूसरे समूह की जाति
व्यवहार न हो पाया। कारण कोई वैज्ञानिक प्रतिबंध नहीं था, केवल आने जाने के सुगम साधन जैसे रेलगाड़ी आदि नहीं थी। अतः उन नामदेव दर्जियों में तीन अनुजातियां पैदा हो गई। सभी में रोटी बंदी बेटी बंदी। ये सारी बातें ऐतिहासिक कागजों में लिखी हैं, इसलिए कथावाचकों को उन्हें शंकर पार्वती नंदी आदि के सूत्र में बैठा नहीं कहानी गढ़ने का मौका न मिला। अन्यथा महादेव जी की कौपिन लाड़ में या झगड़े में पार्वती के हाथों फट जाने से उनकी फटी चिंदी से ये नामदेव अनादिकाल में उत्पन्न हुए, ऐसी कथा रचकर कोई कथावाचक किसी पुराण ग्रंथ में घुसेड़ देता या हेरिडेटी इयोजेनिक्स आदि भारी भारी शब्दों के आवर्तन कर यह अनुजाति शास्त्रीय आधार पर ही निर्मित है, ऐसी गप्प कथा कोई गोमाजी शास्त्री छाती ठोक कर कहता। दर्जियों की सारी अनुजातियां अवार्चिन है, इसलिए एक ठोस साक्ष्य मिलता है कि उनमें से किसी ने भी मौलिक संगठन के बाहर बेटी व्यवहार नहीं किया, अर्थात रक्तबीज आदि की उच्च नीच के कारण जातियों का विभाजन हुआ, यह बिल्कुल झूठ है। उस समय तेज गति वाहन नहीं होने के कारण ये जातियां एक दूसरे से कट गई, अलग हो गई। भौगोलिक कारणों से एक जाति में जो भेद दिखते हैं, उसका मुख्य कारण उनमें उत्तम रक्तबीज की कमी नहीं, वाहनों की कमी थी। अंडे पर पैर पड़ा और जाति बट गई। कुछ कारणों से जाति रूढ़ी तोड़ने के आरोप पर जाति बहिष्कार का दंड देकर एकदम अलग कर देने की यह प्रक्रिया आज भी वैसी ही चल रही है। छोटे छोटे नमूने न देकर एक बड़ी जाति में घटित स्तंभित कर देने वाले एक प्रकरण यहाँ प्रस्तुत है। मावला में ओसवाल नामक एक विख्यात और प्रमुख जाति है। सन 1931 में उनमें एक गड़बड़ी पैदा करने वाली घटना घटी। उस जाति के एक सेठ जी के घर में लगे हुए एक चित्र के पीछे चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया और उसमें 2 अंडे दिए। उसमें से एक सुपारी के आकर अंडा नीचे गिरने से फूटा और उसके अंदर का चिपचिपा पदार्थ भूमि पर गिरा। उसी समय सेठ जी का 10 वर्ष का लड़का दरवाजे में से कमरे में घुसा और उस अंडे के चिपचिपे द्रव्य पर उसका पैर पड़ा। घर के बड़े आदमियों ने देखा तो उन्होंने पाया कि वह अंडा गिरकर फूटा था। यह छोटी सी बात इस मुंह से उस मुंह में होते होते फैलती गई। अंडे पर पैर पड़ा, पैर से अंडा फूटा, यह पाप हुआ। बच्चे के पैर ने अधर्म किया। सेठ बागमल का लड़का अधर्मी हो गया। ओसवाल जैन पक्के शाकाहारी। इस लड़के को उसके घर वालों ने ही भोजन की पंगत से अलग बैठाना शुरू किया। 1-2 दिन में जैन श्वेतांबर मंदिर में जाति पंचायत बुलाई गई। पूर्वोक्त पक्ष पर गंभीरता से विचार हुआ। चिड़िया के अंडे पर अनजाने लड़के का पैर पड़ा और पैर गंदा हो गया। उस भयंकर हिंसा दोष के लिए उस लड़के को जाति बहिष्कृत किया जाए या नहीं, वाद विवाद हुए। 2 पक्ष हो गए, जाति टूटी। उस लड़के के परिवार को जाति से अलग किया गया। उसके पक्ष में जो बोले उन सबको जाति बहिष्कृत किए जाने की नौबत आ गई। पर नए जमाने में ऐसे प्रकरण न्यायालय में जाने लगे थे। सेठ जी ने भी प्रकरण को न्यायालय में ले जाने की धमकी दी,
पंचायत चुप हो गई, पर फिर भी उनके परिवार ने उस चिड़िया के अंडे पर पैर रखने वाले लड़के के परिवार वालों से रोटी व्यवहार बंद कर दिया। उपयुक्त नए पुराने उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक, जैन, लिंगायत आदि अखिल हिंदू राष्ट्र में जो हजारों जातियां हो गई हैं, वे आनुवंश या सुजनन या अन्य किसी समाज शास्त्रीय रक्तबीज परीक्षा की जांच करके विभाजित हो गई हैं। ऐसा भ्रम फैलाना केवल गप्पाबाजी है। आज भी जातियों में से हजारों अनुजातियां केवल प्रांत, भाषा, धर्म, मत, मुर्गा खाना या बकरा मांसाहार या शाकाहार, लहसुन या प्याज, खड़े खड़े बुनाई करना या बैठकर करना, गंधपात्र फेंकना, अंडे पर पैर पड़ना या वाहियात कारणों से निर्मित हुई है। एक संघ, एक प्राण, अखंड राष्ट्रीय देह के जाति बहिष्कार की तलवार से खंड खंड कर हजारों टुकड़े कर दिए हैं। कुछ भी हो जाए करो, जाति बहिष्कृत और जाति बहिष्कृत माने रोटी बंदी, बेटी बंदी, जन्म जन्म, पीढ़ी तर पीढ़ी कहा है। इसमें आनुवंश या तो केवल वाहियात आत्मघात है। इसलिए बड़ौदा में राज्य में गवार, अनाड़ी और जिन्हें पता ही नहीं है कि उनके निर्णय के राष्ट्रीय परिणाम क्या होंगे, ऐसी जाति पंचायत के अधिकार क्षेत्र से जाति बहिष्कार का यह आत्मघाती शास्त्र निकाल लेने के लिए विधि बनाई जा रही है, जो उचित है। वाहियात कारणों से निर्मित इस जाति भेद को समूल उखाड़ फेंका जाना चाहिए और उसके लिए आवश्यक है रोटीबंदी को तोड़ना, सहभोज आयोजन करना।